गाना खत्म होते ही सबने तालियां बजाईं। अभी इतने से डांस से किसी का मन भी नहीं भरा। काजल ने म्यूजिक सिस्टम चालू किया और फिर वेदिका देव सबको पकड़कर डांस के लिए ले आए और सबने मिलकर खूब डांस किया। काजल नाचते हुए सुरेखा जी के पास जाकर नाचते हुए ही, बुआ आपकी तरकीब काम कर गई और वो चुड़ैल आज यहाँ नहीं आई। आपकी बहू ने तो उसे बड़े प्यार से सिर्फ 4 थप्पड़ मारे और यहाँ आने के लिए भी कह दिया। अरे ऐसे भी कोई करता है भला, सिर्फ 4 थप्पड़। पर आपने कमाल का आइडिया दिया उसे सबक सिखाने का। सुरेखा जी, अरे ऐसे कैसे जाने देती, मेरी बहू के साथ इतना घटिया हरकत की उसने। मेरे देव को बड़ी मुश्किल से तो कोई लड़की पसंद आई, वरना तो वो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था। अब कोई मेरे बेटे की पसंद को छेड़े तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काजल, वाह बुआ, क्या बात कही है आपने। वैसे एक बात कहूँ, जल्दी से ना इन दोनों की शादी करवा दो, तो उस छवि नाम की आफत से तो छुटकारा मिलेगा। सुरेखा जी, हाँ ये तो सही कह रही है। मैं सुमन से कल ही बात कर लूंगी, मेरी बात जरूर मानेगी वो। काजल की तो मन की मुराद पूरी हो गई, जैसे उसने बुआ को झट से झप्पी पप्पी दी और डांस करने लगी। देव और वेदिका भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। उसके बाद काजल ने सॉन्ग चेंज किया और सब मिलकर डांस करने लगे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार। प्रतीक ने अपने साथ लाए कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें खींची, कुछ अच्छी, कुछ आड़े टेढ़े मुंह बनाकर। सबने अपने अपने फोन में भी फोटो खींची। इसके बाद दादू के कहने पे सबने एक साथ बैठकर डिनर किया और सुमन जी और संजय जी ने सबको तोहफे दिए और सब अपने अपने घर लौट गए। वेदिका भी अपने रूम में आ गई। ड्रेस चेंज करने के बाद सावन लेकर बालकनी में आकर बैठ गई और उसकी उम्मीद के मुताबिक देव भी उसी वक्त बालकनी में आया। देव ने वेदिका को देख कॉल लगाया। वेदिका ने रिसीव कर कहा, क्या हुआ? देव, आई मिस यू। वेदिका, अभी आधे घंटे पहले हम साथ थे और आप आधे घंटे में मुझे मिस मिस भी करने लगे। देव, मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। हर पल तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ। यार तुम साथ होती हो तो सब अच्छा लगने लगता है, और तुम्हारे बिना तो अब मेरे अपने रूम में भी चैन नहीं मिलता। वेदिका, हाँ तो आपको चैन मिल जाए इसके लिए। उसने देव की तरफ देखा, पाउट बनाया और फोन पर किस किया। देव उसको देखकर, हाँ ये तो गलत बात है, तुमने तो फोन को किस किया, मुझे नहीं। वेदिका, तो आपसे किसने कहा कि मैंने आपको किस किया? मैंने तो फोन को ही किया। यू नो आई लव माई फोन, कहते वो खिलखिलाकर हंसने लगी। देव भी उसको देख मुस्कुरा दिया, फिर बनावटी गुस्से से, तो अगर फोन से प्यार है तो उसी से शादी भी कर लेना। वेद का, हाँ आइडिया बुरा नहीं है, और छवि का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देव ने उसकी बात सुन फोन पटक दिया और रूम में चला गया। वेद का खुद से, वेद पागल है क्या? आज कितनी खुशी का दिन है, पर अभी तो रात हो गई है। फिर अपने सर पर चपत लगाकर, पागल, मिस्टर दीक्षित नाराज हो गए हैं। अब मनाने की सोच कैसे मनाएगी तू उन्हें? मुझे भी ना क्या जरूरत थी उस छवि का नाम लेने की। अब तो ले लिया है नाम, अब क्या करूं? काजू, हाँ काजू। काजल, फोन रिसीव कर। यार वेद, तू अभी तक सोई नहीं, क्या हुआ? वेद ने उसे सारी बात कह सुनाई। यार अब तू ही बताना, मुझे तो मनाना भी नहीं आता है। काजल, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, बाय, गुड नाइट। वेदिका ने कुछ सोचा और बालकनी से धीरे से डरते डरते नीचे उतर गई और फिर पाइप से देव की बालकनी में पहुंच गई। अपने कपड़े ठीक कर रूम में चली गई। देव अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था। वो एक पैर नीचे और दूसरे पैर का घुटना बेड पर रख देव की तरफ झुकी और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। देव को जब अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस हुई तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। वेदिका उसके अचानक आंखें खोलने से हड़बड़ा गई। वो उससे दूर हटने लगी कि देव ने उसे वापस खींच लिया। हाँ तो क्या लगा तुम्हें कि मैं नींद में हूँ? मैं तुम्हारी बालकनी में कूदने की आवाज सुनकर ही सोने का नाटक कर रहा था, पर तुम तो बड़ी तेज निकली, पाइप से चढ़ना भी सीख गई तो। पर अब जो काम अधूरा रह गया उसे तो पूरा कर दो। वेदिका, अरे पहले मुझे उठने तो दीजिए। देव ने उसे छोड़ा तो वो उठकर बालकनी में आ गई।
देव को समझ पाता उससे पहले ही वेदिका पाइप से नीचे उतर गई और देव को चिढ़ाने लगी। देव उसकी हरकतों पर मुस्कुराया और उसे जल्दी जाने के लिए कहा तो वेदिका अपनी बालकनी में पाइप के सहारे ही चढ़ गई और देव को फ्लाइंग किस देकर अंदर चली गई। इधर छवि को भी समझ आ गया था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वेदिका और काजल है। उसने मन ही मन बदला लेने की सोची और देव और वेदिका को भी एक दूसरे से अलग करने की ठान ली। वेदिका भी अब देव के ऑफिस जाने लगी थी। ऑफिस में अभी किसी को भी दोनों की सगाई के बारे में कोई खबर नहीं थी। वेदिका बहुत डर रही थी क्योंकि उसे ये सब काम बिल्कुल भी आता नहीं था। उसने तो अब तक शादी पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए थे। देव, क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बसे हुए हैं? और मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब नया है, पर तुम्हारा भी तो यही सपना था ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे यकीन है तुम ये सब भी जल्दी ही सीख जाओगी। वेदिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने पूरा दिन देव को काम करते देखा और समझने की कोशिश करने लगी। शाम होते ही वो लोग घर आ गए। घर आते ही उन लोगों के सर पर एक बम फूटा और वो था शादी वाला बम। सुरेखा जी ने पहले राम जी से बात करी जल्दी शादी करवाने के लिए। उसके बाद उन्होंने पंडित जी से भी बात कर ली। वेदिका के घर में भी सबको बता दिया। हालांकि संजय जी ने इतनी जल्दी शादी को लेकर आपत्ति जताई, पर बाकी सबके समझाने पर वो भी मान गए। देव तो बहुत ही खुश हुआ कि 10 दिन बाद ही उसकी वेदिका से शादी होने वाली है। वहीं वेदिका परेशान हो गई क्योंकि बाकी सबके लिए तो कुछ नहीं बदलने वाला था, पर वेदिका को तो जिस घर में बचपन बीता, जिन माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, वो अब उसे दूसरे घर भेज देंगे और अब ये घर, ये कमरा भी उसका अपना नहीं रह जाएगा। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। वेदिका अपने पापा से लिपट कर रोते हुए, पापा, मैं नहीं जाऊंगी आप सबको छोड़कर। संजय जी, बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा ससुराल और मायका आमने सामने ही है। जब मन करे आ सकती हो। और हाँ, तुम तो हमारी होनहार और लाडली बेटी हो, जिसको हम सबने अपना बेटा माना। तुम हमारे कभी पराई नहीं होगी। ये घर आंगन तुम्हारी हंसी की आवाज से ही तो महकता है। दादी, और क्या, तू तो सयानी बेटी है मेरी। तूने जो अकेले इस घर को सबको संभाला, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, पर तूने इतनी कम उम्र में वे सब जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। दादू, हाँ मेरे बच्चे, हम सबको गर्व है तुम पर। तुम्हारी बुआ तो कब का हम सबको छोड़कर चली गई। आज तक उसने पलट कर भी अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ भी नहीं देखा, पर तू हमारी पोती होकर भी हमसे दूर रहकर भी हमारी जरूरत पूरा करती है। वेदिका उनके सीने से लग गई। दादू की आंखें भी नम हो गई। हम सब खुश हैं बच्चे कि तुझे इतना अच्छा परिवार मिला और हमारी आंखों के सामने ही रहोगी। ये बूढ़ी आंखें कम से कम तरसेंगी तो नहीं? सुमन जी ने वेदिका का सिर सहलाकर कहा, बेटा, हम तुझे वो खुशियां नहीं दे पाए जिसकी तुम हकदार थी। तुमने हमारे लिए अपने सपने को भी छोड़ दिया, पर देव जरूर तेरे सपने को पूरा करेगा और मुझे विश्वास है कि मेरी वेद जल्दी ही सब कुछ सीख कर अपने सपने को जिएगी। वेदिका, आप सबने मुझे इतनी खुशियां दी, इतनी छूट दी, वो आज के जमाने में कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई। हाँ बस मम्मा मुझे बारिश में भीगने पर थोड़ा डांट देती थी, पर मैं तो फिर भी भीग ही लेती थी। पर सच्ची बताऊं, जब तक मुझे डांट नहीं पड़ती तब तक सब सूना सूना सा लगता, और मम्मा की डांट के लिए तो मैं जानबूझकर ऐसी हरकत करती। सुमन जी ने उसका कान पकड़ लिया तो सब हंसने लगे। 10 दिन बाद शादी थी तो अगले दिन से ही सब काम में लग गए। सबने इस बार साथ में मिलकर शॉपिंग करने का प्लान किया। देखते ही देखते हल्दी वाला दिन भी आ गया और निशा, समर, संकेत के पीछे चिपकू छिपकली भी आ गई। समझ गए ना आप सब कौन? और काजल ने तो उसे देख ऐसा मुंह, बुरा सा मुंह बनाया कि चांद तारे सब शर्मा के भाग गए। काजल मन में, अब आ गई हो तो, पर तुम्हारी खैर नहीं। वेदिका और देव दोनों को साथ ही हल्दी लगाई जानी थी, तो दोनों के बीच एक मोटा सा पर्दा लगा दिया गया, जिससे दोनों चाह कर भी एक दूसरे को देख ना पाए। देव काजल से, नेट वाला पर्दा नहीं मिला क्या? यार, इसमें मेरी वेदी दिखाई नहीं दे रही है। तो और कितने दिनों से ना देखा है ना बात की है।
काजल, अरे भाई, 2-3 दिन उसके बाद तो वो पूरी की पूरी आपके पास होगी, और वो बेचारी भी बिजी है ना। अब अनु भाई ठीक होते तो वो एकदम फ्री होती, पर अभी अंकल अकेले पड़ जाते हैं, तो वो भी ऐसे थोड़ी परेशान होने देगी अंकल को। और अभी उसके मामा जी और वो सब शादी वाले दिन ही आएंगे, तो आप समझो ना, मैं इतनी रामायण गाती देव मुंह बनाकर, मतलब मैं उसे हल्दी भी नहीं लगा पाऊंगा। काजल, ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, अब उसके पास भी होकर आती हूँ। वो वेदिका के पास आकर बैठ गई। वेदिका ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और फूलों वाली ज्वेलरी। आज भी एकदम सिंपल लुक में थी, ना काजल ना ही कुछ और। काजल ने उसकी फोटो ली और देव को सेंड कर दी। देव ने वेदिका की फोटो देखी, जिसमें उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे देख देव भी उदास हो गया। पहले सबने देव को हल्दी लगाई, उसके बाद उसकी हल्दी वेदिका को लगाई। थोड़े गाने बजाने के साथ काजल ने हल्दी घोली और बारी बारी सबके ऊपर समर, संकेत, निशा, खुशी, रिशु, प्रतीक और छवि, छवि के लिए स्पेशल डाल दिया। और छवि के ऊपर डालने से पहले एक पुड़िया खोल बाल्टी में डाली और छवि के ऊपर पलट दी। सब बचने के लिए जगह ढूंढते रह गए, पर काजल ने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में छवि को कुछ अजीब सा लगने लगा, कुछ खुजली जैसा होने लगा, तो वो जल्दी से वहां से निकल गई। खुजला खुजला कर रेसेस हो गए। मनी मन काजल को गालियां देते हुए फ्लैट पर पहुंचकर पहले शावर लिया, पर यह खुजली थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर औरतों का गाना बजाना चालू था। कुछ देर बाद दोनों को नहाने भेज दिया गया। काजल भी वेदिका के साथ ही गई और वेदिका के रूम में पहुंचकर गेट बंद करते हुए काजल वेदिका का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, क्या हुआ वेद, तो खुश क्यों नहीं लग रही है? कोई परेशानी है क्या? और इतने दिन हो गए तूने भाई से बात भी नहीं की, क्या हो गया? वेदिका, कुछ नहीं हुआ है, तू ऐसे ही परेशान हो रही है। काजल, देख, मुझे ना पागल मत बना है, सब समझती हूँ। अब बता क्या बात है? वेदिका, बस इतनी जल्दी इस घर को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा यार। काजू, पता नहीं मैं इन नए रिश्ते को कैसे निभा पाऊंगी। प्यार तो कर लिया, पर अब डर लग रहा है। काजल, हाँ तो ये बात है। तो एक बात बताऊं, बुआ फूफा जी दोनों ही अच्छे हैं, और भाई, वो तो तेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकते। तो हाँ, ये बात अलग है कि तुझे आंसू भी पोंछ कर आते हैं। वेद का हंसते भी, हाँ तो क्या रोती फिरूं? काजल, अच्छा, एक बार भाई से बात कर ले, वो ना तुझसे बात करने और देखने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। वेद का, हाँ, थोड़ा उन्हें भी इंतजार करने दो। वैसे यार, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उन्हें महसूस। काजल मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, चालू रख। वेद का उसके पीछे दौड़ते हुए, तू कितनी खराब है ना यार। काजू, सच्ची में मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें, पर यह एहसास भी बड़ा प्यारा है। दूर रहने पर ही तो पता चलता है प्यार कितना गहरा है। काजल, हाँ, भाई की संगत में बिगड़ रही है लड़की। अच्छा, आप जाके नहा ले। वेद का कपड़े लेकर नहाने चली गई और काजल भी नीचे आ गई। अगले दिन मेहंदी लगने वाली थी और काजल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए सबसे बेस्ट मेहंदी वाली को बुलाया था। वेदिका ने मेहंदी की रस्म के लिए ग्रीन कलर का लहंगा, जिस पर नेट का दुपट्टा डाला था, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका, छोटी सी ग्रीन कलर में बिंदी, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट। इधर वेदिका को मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। देव को भी सुरेखा जी ने हथेली के बीच गोल चंद्रमा बना दिया। देव के घर में भी अब काफी सारे मेहमान आ चुके थे। देव की कोई बुआ तो नहीं थी, पर उसके पापा मतलब राम जी की 2 बुआ थी, जो देव की बुआ दादी थी, जिनके कुछ ज्यादा ही नखरे थे। हर चीज को लेकर उन्हें देव का अपने से कम हैसियत में शादी करना बिल्कुल भी रास नहीं आया, पर अब क्या कर सकती थी, तो बस हर चीज में कमी निकाल रही थी। निशा और काजल दोनों वेदिका के पास बैठी थी और उसे छेड़ रही थी। निशा, वैसे वेदिका, मुझे तो लगता था देव को कभी किसी लड़की से प्यार ही नहीं होगा। कॉलेज में इतनी लड़की उसके आगे पीछे घूमती थी, पर मजाल है कि देव ने उनमें से किसी को भी भाव दिया हो। और छवि, उसने तो ना जाने कितनी कोशिशें कर ली, पर कुछ नहीं हुआ। काजल, भाई खास है तो प्यार भी खास ही होगा ना। अब देखो, भाई को वेद को देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता है, और ये मैडम भी कम नहीं है।
मेरे भाई को सता रही हैं। पर कोई ना, इंतजार में ही तो असली मजा है। मेहंदी वाले ने दूल्हे का नाम पूछा तो निशा और काजल जोर के हंसने लगी। काजल, वेद, पता ना दूल्हे का नाम? बस मिस्टर दीक्षित मत कहना। निशा, यार सच्ची तुम्हारे मुंह से कभी देव का नाम सुना ही नहीं, पर आज सुनना चाहते हैं। काजल ने देव को वीडियो कॉल लगाकर बैक कैमरा ऑन कर दिया। देव ने जब वेदिका को डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में देखा तो देखता ही रह गया। उसे वेदिका ग्रीन कलर के कपड़ों में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती थी और उसे डार्क ग्रीन कलर पसंद भी था, और ये कलर वेदिका के गोरे रंग पर भी कुछ ज्यादा ही सूट करता था। उसकी नजर वेदिका के शर्म से गुलाबी हुए गालों पर पड़ी, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया हो। तभी उसे काजल की आवाज सुनाई दी। काजल, यार वेद बोल ना, वो इंतजार कर रही है। अब तू बताएगी तभी तो तेरे दूल्हे का नाम उसे पता चलेगा। निशा, अब इतना भी मत शर्माओ यार, वैसे भी तुम्हारे मिस्टर दीक्षित नहीं है, यहाँ उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके वेदी ने अपने मुंह से उनका नाम लिया। हाय, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसका नाम सुनने को। वेदिका ने धीरे से कहा। देव, इधर फोन पर देव मुंह खोले वेदिका को देख रहा था। उसे आज अपने नाम से ही प्यार हो गया था। उसका मन कर रहा था अभी वेदिका को कस के गले लगा ले। काजल, ओ माय गॉड, कितने प्यार से भाई का नाम लिया यार। भाई तो फिर अपने जीभ को दांतों से काटकर भाई सुनते तो अपने होश ही खो बैठते। देव ने कॉल डिस्कनेक्ट की और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। प्रतीक, क्या बात है, कोई हमें भी इस मुस्कुराहट का राज बता दे। संकेत, यार बैचलर पार्टी का क्या इंतजाम है? प्रतीक, यार लड़कियों को भी ले चलते हैं, नहीं तो बाद में वो हल्ला करेंगी। इस संकेत का अच्छा है, अब तक सिंगल है। देव, मेरी मानो कैंसिल करो। बैचलर पार्टी मुझे वेदी के बिना अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे पता है ना उसको जाने की परमिशन मिलेगी और ना वो आएगी। संकेत, अरे यार भाई, क्या बोरिंग प्राणी बन बैठे हो। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम टेरेस पर पार्टी तो कर सकते हैं ना। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो गए। इधर वेदिका को दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लग चुकी थी। लगातार बैठे बैठे उसकी हालत खराब हो गई थी। सुमन जी के कहने पर ऋषु वेदिका को गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ आया। निशा और काजल उसके रूम में ही थी। निशा भी वेदिका के कहने पर वहीं रुकने वाली थी शादी तक। अगले दिन संगीत था। सब उसी की प्रैक्टिस में लगे थे। सबको अपना अपना बेस्ट देना था। वेदिका के मामा जी मामी भी आ गए थे। अगले दिन संगीत के लिए होटल गार्डन बुक करवा लिया था, क्योंकि शादी तो घर से ही हो रही थी और मेहमानों के लिए भी 3-3 घर थे, तो बेफजूल खर्च करना कोई समझदारी नहीं था। इसलिए सिर्फ एक दिन के लिए, वो भी संगीत के लिए, होटल रूम बुक कराए थे। दोपहर से इस सब तैयारियों में लगे थे। उन्हें होटल भी पहुंचना था। संजय जी, राम जी, काजल के पापा और सारे जेंट्स गार्डन में तैयारियां देख रहे थे। देखते ही देखते शाम भी बीत गई और सब रेडी होकर गार्डन में पहुंच गए। गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। सफेद और गुलाबी दुपट्टे जिन पर लाइटिंग लगाई गई थी। स्टेज भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। सब लोग आकर अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। ऋषु अनुराग को लेकर आ गया। शिवानी और उसके मॉम डैड भी आ गए थे। काजल और निशा वेदिका को लेकर आई और सोफे पर बैठा दिया। वेदिका ने लाइट पिंक कलर का फ्लावर प्रिंट लहंगा पहना था। अपने घुंघराले बालों को आज खुला छोड़ रखा था। लाइट मेकअप, कानों में झुमके, माथे पर टीका लगाया, बहुत सुंदर लग रही थी। काजल ने येलो कलर का लहंगा पहना था। निशा ने सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ था। खुशी ने पीच कलर का लहंगा पहना था। शिवानी ने अनारकली ड्रेस पहना था। प्रतीक, समर और संकेत भी आ गए थे, पर देव कहीं भी नहीं था। ना ही किसी को कुछ पता था। सबने उसे कॉल भी किया, पर कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसका फोन बज बज कर बंद हो जाता। बुआ दादी, देख रही हो सुरेखा, अरे बराबरी में शादी करती तो तुम्हारा बेटा यहाँ शामिल होता। अब बेचारे पर रिश्ता थोप दिया होगा। तुम तो थी ही मिडिल क्लास परिवार से, बहू भी अपनी जैसी ढूंढ ली। सुरेखा जी ने वेदिका की तरफ देखा तो उनकी आंखों के कोर भीग गए। सुमन जी ने भी बुआ दादी की बात सुन ली थी। अब उनके मन में भी कई बातें आ जा रही थी। काजल और प्रतीक स्टेज पर जा पहुंचे। क्योंकि बाकी सब परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने कार्यक्रम शुरू करना ही सही समझा।
वेदिका भी देव के आने ना आने से परेशान थी, पर वो बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आज कई दिनों बाद देव का नंबर डायल किया, पर कोई फायदा नहीं। उसने एक के बाद एक कई कॉल कर ली, पर हर बार फोन बजकर बंद हो जाता। देव का फोन ना उठना उसे तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने उन्हें छुपा लिया और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। संगीत देर रात तक खत्म भी हो गया, पर देव नहीं आया और ना ही उसने किसी का फोन कॉल रिसीव किया। सुरेखा जी और बाकी सभी देव के ना आने से परेशान हुए बैठे थे। जैसे तैसे प्रतीक ने उठपटांग से बहाने बनाए, पर किसी को भी उसकी बातों से संतुष्टि नहीं हुई। सब लोग बातें बना रहे थे और अपने अपने गेस्ट लगा रहे थे। वेद का अंदर ही अंदर टूट रही थी। कितना स्पेशल दिन था आज का। आज कई दिनों बाद वो देव को अपनी नजरों के सामने अपने करीब देखने महसूस करने वाली थी, पर सब धरा का धरा रह गया। काजल और निशा उसे घर ले आई, पर ना उसने किसी से कुछ पूछा, ना ही अपने आंसुओं को बाहर आने दिया। काजल से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बाकी घर वालों से तो बहाने बना दिए, पर वेदिका, काजल ने वेदिका को नींद की दवाई दी जिससे वो जल्दी ही सो जाए। काजल, मुझे नहीं पता भाई की क्या मजबूरी थी जो वो आज अपने खुद के संगीत में नहीं आए, पर एक बार कॉल करके बता तो सकते थे ना। मैंने वेद को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। ऋषु, संकेत और समर, प्रतीक सब देव को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और थक कर बैठ गए। पूरी रात उन सबने देव के इंतजार में काट दी। सुबह सुबह देव जब वापस आया तो उन सबको लॉन में देख हैरान रह गया। प्रतीक ने आकर उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। प्रतीक, साले, तू किसी के लायक नहीं है। तुझे याद भी है आज तेरी शादी और कल रात तेरी शादी का संगीत था। तेरी वजह से सब कितने परेशान हुए। वो वेदिका, मैं जब से उससे मिला हूं आज पहली बार उसे इस कंडीशन में देखा हूं, और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक और पंच मारता, उससे पहले ही समर और संकेत उसे पकड़ लिया। ऋषु, भाई, आप उम्र में बड़े हो, वरना आज मैं आपका मुंह तोड़ देता। आपने वेद का दिल तोड़ दिया आज। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। देव, तुम पहले अंदर चलो रूम में, तब बताता हूँ सब। अभी तक सब सो रहे थे तो वो लोग फटाफट देव के रूम में आ गए। प्रतीक गुस्से से, अब बता, ऐसी भी क्या बात हो गई कि तू अपने ही संगीत में नहीं आया और ना ही हम सबके फोन कॉल रिसीव किए? देव अपना सिर पकड़ते हुए, यार जल्दी जल्दी में फोन भी यही रूम में छूट गया। प्रतीक, तुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि तूने अपना संगीत मिस कर दिया? देव, अरे जब गलती की ही नहीं तो अफसोस कैसा? और मैं हॉस्पिटल गया था छवि को लेकर, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सबने चौंक कर उसे देखा। वो मुझे बेदी के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और उसके मॉम डैड को आने में वक्त लग गया, इसीलिए मुझे उसे अकेले छोड़ना सही नहीं लगा। और अब उसके मॉम डैड उसको यहाँ से दूर लेकर जाने वाले हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और रही बात वेदी की, तो शादी के बाद तो उसे मैं मना लूंगा। विशु, भाई, आप मुझे बता देते, मैं हॉस्पिटल में रुक जाता। और वेद को मनाना इतना भी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। प्रतीक, साल 2 साल तो उसने इसे माफ करना ही नहीं चाहिए, तब पता चलेगा इसे। समझ, अरे यार, तुम दोनों क्यों खाम खाम बेचारे को डरा रहे हो? संकेत, ये किधर से बेचारा लगता है? आज इसने उस छिपकली के चक्कर में उस मासूम की लड़की का दिल दुखाया। इसको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी जा रही है। प्रतीक ने काजल को मैसेज कर देव के आने की खबर कर दी। अब वो सबके सब कोई सोफे पे तो कोई पलंग पर घोड़े बेचकर सो रहे थे। सुरेखा जी ने देव के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो देव ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। सुरेखा जी ने उसे देखते ही एक तमाचा जड़ दिया। वो हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा, जिन्होंने आज से पहले कभी भी देव पर हाथ नहीं उठाया था। देव आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था और सुरेखा जी की पलकें भीग गई थी। सुरेखा जी, मुझे नहीं पता कि तूने अपने संगीत में क्यों नहीं आया, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि वजह चाहे जो भी रही हो, पर शादी की रस्मों से बड़ी नहीं होगी। तूने वेदिका के दिल तोड़ा है। तू जानता है कल लोगों ने कितनी बातें बनाई। तेरी बुआ दादी तक को लगता है कि मैंने तुझ पर ये रिश्ता थोपा है, इसलिए तू संगीत में नहीं आया। अब जब तक वेदिका तुझे माफ नहीं करती, तब तक मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना।
देव गाल पर हाथ रखे हुए, माँ वो छवि। सुरेखा जी गुस्से से, नाम मत ले उस करमजली का मेरे सामने। सुरेखा जी ने उसे दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया और बाकी सब मुंह दबाए हंस रहे थे। तुम तीनों क्या बत्तीसी दिखा रहे हो? जल्दी नहाकर रेडी हो जाओ और इस मूर्ख को भी जल्दी रेडी कर नीचे ले आओ। बारात की तैयारी करनी है, उठने में दोपहर कर दी है तुम नालायकों ने। सुरेखा जी के जाते ही सब जोर जोर के हंसने लगे और देव अपने दोनों गालों पर हाथ रखे उन्हें घूर रहा था। प्रतीक, यार तोहफे तो तुझे मिले हैं शादी के, हा हा हा। संकेत, बेचारा सुबह से बिना साबुन पानी के धुल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ आप वेदिका भी धो दे तो बस मजा ही आ जाएगा। सब फिर हंसने लगे। देव उन पर चढ़ते हुए, सालों दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम लोग। अब इतने थप्पड़ खाकर तो डर लगने लगा है, कहीं सच में वेदी भी ऐसी ही धुलाई तो नहीं करेगी। नहीं नहीं, वो प्यार करती है मुझसे। समर, बस कर लल्ला, जल्दी नहा ले नहीं तो आंटी फिर आएंगी तेरी धुलाई करने। काजल ने वेदिका के उठते ही सारी बात बता दी थी, पर वो अब गुमसुम ना होकर गुस्से में थी और काजल को इस बात की तसल्ली थी कि चलो वेदिका ने गुस्सा ही सही कुछ तो किया। इधर चारों लड़के एकदम सूट बूट में तैयार हो चुके थे। देव ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी और मैरून कलर का साफा बांधे हुए बहुत ही जच रहा था। वे पांचों नीचे आए। सुरेखा जी ने देव की नजर उतारी। अब दुल्हन का घर सामने ही था और लड़कों को नाचना था तो सब गाड़ियों में बैठ प्रतीक के घर पहुंचे। वहां से दूल्हे राजा मतलब देव को घोड़ी चढ़ाया गया और फिर शुरू हुए डीजे। कल जो संगीत का मजा खराब हुआ उसकी पूरी कसर इन लड़कों ने बारात में निकाल ली। शिवानी को वेदिका के पास छोड़ काजल, खुशी और निशा भी बारात में शामिल हो गई। लड़कों ने हर तरह का डांस कर डाला, फिर वो खुजली हो, मुर्गा हो या नागिन, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। संकेत ने मुर्गा डांस किया, समर ने बीन बजाई और यशु और प्रतीक ने लेट लेट कर नागिन डांस किया, वो भी नीचे कारपेट बिछाकर। अब भाई कपड़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना। खैर गाने भी बड़े शानदार बजाए जा रहे थे। लड़कियों ने भी काला चश्मे पर डांस किया। राम जी ने भी सुरेखा जी का हाथ पकड़कर एक दो ठुमके लगा दिए। काजल के मम्मा पापा भी पीछे नहीं हटे। उन दोनों ने भी अपनी डांसिंग हुनर दिखा ही दिया। दादी ने भी स्पेशल गाना लगवाया, बाबूजी जरा धीरे चलो। लड़कों ने तो दादी के लिए खूब वोटिंग करी और दादी ने भी जमकर सीटियां मारी। देव ने भी प्रतीक से कुछ कहा और वेदिका के घर आते आते ही वो घोड़ी से उतर चारों लड़कों और लड़कियों के साथ डांस करने लगा। बाकी सब भी उनके साथ डांस करने लगे। वेदिका के घर से सब बाहर आ गए। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले दिल का नजराना देने, तेरी हर धड़कन क्या बोले सुन सुन सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। वेदिका को भी अपने रूम में आवाजें आ रही थी, पर देव से गुस्सा होने की वजह से वो रूम में ही बैठी रही। तभी दूसरा गाना बजा। देव की नजरें वेदिका के रूम की बालकनी की तरफ ही थी, पर वो कहीं नजर नहीं आई। हिरी सेरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे, अपना होता है एक रोज इंतजार, तेनू लेके मैं जाऊंगा दिल के मैं जाऊंगा। वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे पता था ये सब कल रात की भरपाई है और देव उसे मनाने के लिए ये सब कर रहा है, पर इतनी जल्दी कैसे मान जाती। अब जब वो इतनी परेशान हुई है तो कुछ तो अपने मिस्टर दीक्षित को भी परेशान करना बनता है ना। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दिवा दूंगा, बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, शाहजहां मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दिवा दूंगा। अब वेदिका से और सब्र नहीं हुआ। उसने शिवानी को अपने आगे कर उसके पीछे से छुप कर देखने लगी। उसे देव पर बड़ा प्यार आ रहा था, पर इतनी जल्दी भी कैसे मान जाती बिना कोई नखरे दिखाए। तब तक फिर गाना चेंज हुआ। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। अब तो सुरेखा जी को भी अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। बस अब वेदिका के मानने की देरी थी, पर सुरेखा जी को पता था उनका बेटा उनकी बहू को जल्दी ही मना लेगा। सुमन जी और बाकी सब बहुत खुश हो रहे थे। वेदिका को इतना अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा था। दादू ने सबको जल्दी करने के लिए कहा क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया था। कुछ रस्में करने के बाद देव को अंदर लाया गया और स्टेज पर बिठा दिया गया।
लड़कियां भी जल्दी ही वेदिका को लेकर आ गईं। बैकग्राउंड में धीमी आवाज में बड़ा ही सुंदर सा गाना बज रहा था। बनठन के मुटियारा आइया आइया पटोला बनके, कन्ना दे बिच पीपल पतियां, बाही चूड़ा खन्ना के बनठन के। मेरे सोड़िए बेबे माही मेरा किथे, नयो दिल लगड़ा जाबी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू सिंगार मेरा तू एक माही गहना वे, हाय जिन्ना तू मेरा ओहनी मैं तेरी, मेरे सोड़िए बेबे माही मेरा किथे नयो दिल लगड़ा, मेरे सोड़िए बेबे माही मेरा किथे नयो दिल लगड़ा। लाइट का फोकस वेदिका के ऊपर था। मैरून कलर का हैवी लहंगे में गोल्डन जरी का वर्क, गोल्डन कलर का दुपट्टा माथे पर डाल रखा था। माथे पर चौड़ी पट्टी का मांग टीका, जिसे दोनों तरफ कान के पीछे बालों में अटकाकर सेट किया था। मैरून कलर की बिंदी, बड़ी सी गोल नथ जिसकी चैन कान के झुमके में से अटैच कर रखी थी, रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, हाथ भरकर चूड़ियां, सब कुछ लहंगे से मैच करता था। देव ने हाथ आगे बढ़ाया। वेदिका ने पलके झुकाए हुए ही उसका हाथ थाम लिया और स्टेज पर आ गई। दोनों साथ में बैठे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फोटोग्राफर ने कई सारी फोटोज क्लिक किए। उसके बाद हुई वरमाला। बिना किसी उठापटक के दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। देव वेदिका से बात करना चाहता था पर वेदिका उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसने माइक लिया और कहने लगा, अटेंशन प्लीज एवरीवन, कल का संगीत कुछ खास नहीं हुआ, पर आज का दिन मैं अपनी प्यारी सी होने वाली वाइफ के लिए खास बनाना चाहता हूँ। आप सब से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने पार्टनर के साथ बीच में आ जाएं और डांस में मेरा साथ दें। सब अपने अपने पार्टनर के साथ आ गए। प्रतीक, काजल, समर, निशा, रिशु, खुशी और संकेत सिंगल था तो उसके साथ शिवानी आ गई। म्यूजिक शुरू हुआ। देव ने वेदिका की तरफ हाथ बढ़ा के कहा, प्लीज। तो वेदिका ने मुंह बनाते हुए देव का हाथ थाम लिया। वो करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। देव वेदिका को अपने करीब करते हुए, वेदी प्लीज यार, आई एम सॉरी ना। देखो यार, मैं पहले दूल्हा हूँ जो शादी वाले दिन इतनी मेहनत कर रहा है। वेदिका, हाँ तो आप वो पहले दूल्हे हैं जो अपने खुद के संगीत में नहीं आए। देव गोल घुमाकर, यार हो गई ना गलती, अब कब तक सुनाओगी। वेदिका, ये तो पहले सोचना चाहिए था, आपने अपने ही शादी का संगीत खराब कर दिया। देव, देखो ना, आज मैंने वो कसर पूरी कर दी, प्लीज अब तो माफ कर दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए बिना शर्म के शादी वाले दिन। वेदिका, मैंने नहीं कहा था कि कुछ भी करने के लिए, तो आप ना ज्यादा मस्का लगाने की कोशिश तो करिए ही मत। इतने में ही गाना खत्म हुआ। कल तक जो लोग देव के संगीत में ना आने से बातें बना रहे थे, आज वही तारीफें करते थक नहीं रहे। और बुआ दादी नाक मुंह सिकोड़ रही थी। काजल प्रतीक से, सीख लो मेरे भाई से कुछ आप भी ऐसे ही सब कुछ करना, वरना मैं तो मंडप में ही बैठूंगी नहीं। प्रतीक, हाँ मेरी माता जी, अभी अपने भाई की शादी एंजॉय करो, अपनी शादी को बहुत टाइम है अभी। देव वेदिका को मंडप में बिठाया गया। बाकी सब भी वही आसपास बैठे थे। कन्यादान की रस्म में वेदिका की मम्मा, पापा, मामा, मामी भी वहीं बैठे थे। जैसे जैसे रस्में होती जा रही थी, वेदिका की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो अपने घर में बच्ची बनकर गलतियां करती, डांट खाती, पर कुछ पल में भूल भी जाती। पर अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब वो किसी की बीबी, किसी की बहू बनने जा रही थी। नए रिश्ते, नया घर, परिवार, सोच सोच कर ही घबराहट हो रही थी। 7 फेरे लेकर दोनों बैठ गए। अब पंडित जी के कहने पर देव ने उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए टीके को ऊपर किया। वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और साथ ही मंगलसूत्र भी पहना दिया। पंडित जी के विवाह संपन्न हुआ। कहते ही सारे दोस्त हूटिंग करने लगे। इस सब में सुबह हो चुकी थी। सारे बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद कुछ बची रस्में कर विदाई की तैयारी होने लगी। वेदिका अपने भाई अनुराग के पास बैठ उसकी गोदी में सर रखकर रोने लगी। अनुराग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ वेदिका के सर पर रखा और उसकी गुड़िया कहते ही वेदिका उससे लिपट कर रोने लगी। ये विदाई की घड़ी ही ऐसी होती है कि किसी से कुछ कहते ही नहीं बनता, पर बहते हुए आंसू सब कह जाते हैं। दादू भी उसके पास बैठ प्यार से उसके सर को सहलाने लगे।
तो वो दादू से लिपट गई। दादू प्लीज रोक लो ना मुझे, नहीं जाना है आप सबको अपने घर को छोड़कर। दादू, लड़के क्यों नहीं जाते अपना ससुराल, हम लड़कियां ही क्यों जाती हैं अपना घर आंगन सब छोड़कर। जवाब तो किसी के पास नहीं था, पर सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी के माँ पापा कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंप देते, कैसे अपने दिल कड़ा कर लेते हैं, पर यही दुनिया का दस्तूर है। सबसे मिलती हुई वेदिका की नजरें अपने पापा को ढूंढ रही थी। वो उनके रूम में गई जहां संजय जी उसके बचपन की छोटी छोटी पायल, छोटी सी फ्रॉक, उसका पहला झुंझुना लेकर बैठे थे। कभी वो हंसते तो कभी रो पड़ते। वेदिका दौड़कर उनसे लिपट कर रोने लगी, तो वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए और फपक कर रो पड़े। उन्होंने अपने आप को संभाला और वेदिका के आंसू पोंछ कहने लगे, पता है वेद, तुम्हारी मम्मा तुम्हें मम्मा कहना सिखाती थी, पर तुम बस पापा ही बोलती थी। जब मैं ऑफिस से आता तो तुम अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर पापा पापा कहते हुए मेरे पैरों से लिपट जाती थी। सुमन को शिकायत रहती थी कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। वो तुम्हें डांटती तो तुम खिलखिलाकर हंस देती। वेदिका एक बार फिर अपने पापा से लिपट गई और कहने लगी, आप रोना मत, मैं आपसे बस कुछ ही कदम की दूरी पर हूँ। आप जब आवाज लगाएंगे मैं आपके पास दौड़ कर आ जाऊंगी। संजय जी उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ गए और उन्होंने अपना जी कड़ा कर वेदिका की विदाई की। वेदिका देव के साथ गाड़ी में बैठी अपने मम्मा पापा को देख रो पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ गई और प्रतीक के घर दोनों पहुंचे। वहां से चाय पानी पीकर फिर देव के घर आ गए। सुरेखा जी ने आरती उतारी, टीका लगाया। वेदिका ने चावल से भरा कलश गिराकर घर में प्रवेश किया और कुमकुम घुले पानी में पैर रख आगे बढ़ने को कहे सुरेखा जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में नहाने भेज दिया। काजल वेदिका को अपने साथ ले गई और देव अपने रूम में चले गया। बाकी सब अपने घर से तैयार होकर आने वाले थे। सब रात भर से जागे हुए होने की वजह से थके हुए थे, तो कुछ देर सब आराम कर बाहर आए। अभी कुछ रस्में होनी बाकी थी जिनकी तैयारियां हो चुकी थी। सारी रस्मों को करते हुए शाम हो चुकी थी। वेदिका की मुंह दिखाई भी आज ही होनी थी क्योंकि सारे मेहमान आज रात ही निकलने वाले थे। मुंह दिखाई के बाद सबने तोहफे दिए। वेदिका ने सबके पैर छुए और देव प्रतीक के साथ सबको रेलवे स्टेशन छोड़ने चला गया। काजल वेदिका को देव के रूम में ले आई। काजल, देख ले, मैंने सजाया है अपने भाई और भाभी के लिए, पर तू भाभी मत बनना, हम फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। और हाँ, यहाँ डरना मत, सब अच्छे हैं, बुआ फूफा जी तुझे बेटी जैसे ही रखेंगे। वेदिका उसके गले लग गई, उसके आंखों से आंसू आ गए। काजल, आप क्यों रो रही है? और प्लीज भाई को माफ कर देना, ज्यादा देर रूठना मत। संगीत खराब हुआ पर अपनी फर्स्ट नाइट मत खराब होने देना। वेदिका उसे मारते हुए, कैसी बातें करने लगी है तू? और मैं अभी, काजल, अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, यही ना? अरे डार्लिंग, तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी ऐसी बातें करती है। चल छोड़, जो तेरा दिल कहे वही सुनना। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, बस वैसा ही कर। मैं तो बस तुझे छेड़ रही थी। चल अब मैं जा रही, कुछ भी जरूरत हो तो यही साइड वाले रूम में हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगी ताकि तुझे अच्छा लगे। गुड नाइट। वेदिका ने पूरे रूम में नजर घुमाई तो कई सारी फोटो लगी थी। कुछ फोटोज को देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ, जहां देव ने उसे देखा भी नहीं। एक हल्दी की रस्म की थी, मेहंदी की रस्म की थी जिसमें दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वेदिका के गाल शर्म से गुलाबी हो रखे थे, पलकें झुकी हुई थी। सगाई की फोटो भी थी जब दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के करीब थे। अंगूठी पहनाते हुए भी दो दो तस्वीरें थी। वेदिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। देव की गाड़ी की आवाज सुन वो झट से घूंघट डाल बेड पर बैठ गई और कुछ ही देर में देव रूम में आया और दरवाजा बंद कर दिया। वेदिका की धड़कनें बेतहासा रेस लगा रही थी। देव वेदिका के पास आकर बैठ गया। देव, वेदी, सॉरी ना, अब भी माफ नहीं करोगी क्या तुम? जो सजा दोगी सब मंजूर है, पर प्लीज ऐसे खामोश तो मत रहो। वेदिका, ओके, पर अभी मुझे ये चेंज करना है और सावर भी लेना है, अगर आप। देव, ओके, पर मैं कुछ लाया हूँ, मेरे लिए एक बार पहन लोगी?
नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं फोर्स भी नहीं करूँगा। देव ने अलमारी से एक पैकेट निकालकर उसे पकड़ा दिया और खुद कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला गया। वेदिका ने सावा लिया और वो ड्रेस पहन ली। वो हाफ शोल्डर वन पीस ड्रेस थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वेदिका ने शॉर्ट्स तो पहने थे, पर सिर्फ घर में वो भी नाइट में ही पहनती थी, पर वन पीस ड्रेस कभी नहीं पहने जो ऊपर से भी खुले हों, मतलब हाफ शोल्डर। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो बड़ी देर तक सोचने के बाद बाथरूम से बाहर निकली तो देव अभी तक नहीं आया था। उसने अपने गीले बालों को ड्रायर से ड्राई किया और बेड पर आकर लेट गई। वो इतनी थकी हुई थी कि उसे लेटते ही नींद आ गई। देव रूम में आया तो वेदिका को सोए हुए देख मुस्कुरा उठा। लाइट ऑफ कर उसके माथे को चूम लिया, उसके बगल में ही लेट गया। कुछ देर वेदिका के प्यारे से चेहरे को देखते हुए कब नींद में खो गया पता ही नहीं चला।